हमारी कहानी का नाम है एहसास। संध्या की बात सुनते ही कमला जी ने पूरा घर सर पे उठा लिया। रवि के पापा सुनते हो, सुन लो अपनी लाडली बहू के बात। आपकी लाडली बहू ने खाना बनाने से इनकार कर दिया। मेरे मायके वाले क्या भूखे लौट जाएंगे? कमला जी की बात सुन शिव शंकर जी मुस्कुरा पड़े और बोले, कमला, जब तुमने उस दिन बहू को बुखार में रसोई में घसीटा था तब तो बड़ी अकड़ में थी, तो अब भुगतो। अब क्यों रो रही हो? असल में संध्या पिछले 3 दिनों से तेज बुखार से जूझ रही थी। शरीर में इतना दर्द था कि उठना भी मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा था। और तो और संध्या का पति रवि भी ऑफिस जाते हुए संध्या से बोला, संध्या तुम आराम करो और माँ की बातों पर ध्यान मत देना, उन्हें बोलने की आदत है। कहते हुए रवि तो ऑफिस चला गया और संध्या कंबल ओढ़ के सो गई कि अचानक ही 2 घंटे बाद संध्या के भाई का फोन आया। उसने कहा, दीदी पापा तुम्हें देखने के लिए बहुत परेशान हैं, तो मैं पापा को लेकर दोपहर तक आ जाऊंगा। संध्या का मायका दूर था, लगभग आने में 3 घंटे लग जाते थे। संध्या समझ गई थी कि पापा अगर सुबह से नाश्ता करके चलेंगे तो दोपहर आते आते खाने का टाइम हो ही जाएगा। अब संध्या के लिए सबसे बड़ी चिंता थी कि खाना कौन बनाएगा, क्योंकि उसके शरीर में तो बिल्कुल भी ताकत नहीं थी उठने की। उठने का मन नहीं कर रहा था, ना बुखार कम होता, ना शरीर का दर्द कम होता। बहुत सोचते हुए उसने अपनी सास कमला जी से कहा, माँ जी पापा और सुनील आ रहे हैं, उनके आने तक खाने का टाइम हो जाएगा। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही उठने की। अगर आप कुछ देख लेती तो। बेचारी संध्या की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि कमला जी मुंह बनाते हुए बोली, देखो बहू, मुझे इस पचड़े में मत डालो। तुम्हारे भैया और पापा आ रहे हैं तो खाना तुम ही बनाओ, मैं तो नहीं बनाऊंगी। पता नहीं कैसा खाना खाते हैं तुम्हारे मायके वाले। अगर कुछ उल्टा सीधा या कम ज्यादा हो गया तो 4 बातें और सुनने को मिलेगी। इससे अच्छा तो अपना बवाल तुम ही पालो। कहते हुए कमला जी अपने कमरे में चली गई और अपनी बेटी को फोन लगाकर 4 चूड़ी चढ़ाकर उसे बताते हुए बोली, अरे बेटा क्या बताओ तुझे, जाने आजकल की लड़कियों को कैसे संस्कार देते हैं उसके माँ बाप। छोटी सी बीमारी के नाम पर आजकल की बहुएं तो बस दिन भर लेटी रहती है और मायके वाले देखने आए तो उनकी जिम्मेदारी हमारे सर पे लाद देती है कि मैं तो बीमार हूँ, आप मायके वालों की सेवा करो, खाना बनाओ खिलाओ। मैंने भी साफ साफ मना कर दिया कि जाकर खुद बनाओ और खिलाओ। मैं नौकर थोड़ी हूँ तुम्हारे भाई बाप की जो खाना बना के खिलाऊं। कमला जी जानबूझकर इतना तेज तेज बोल रही थी कि संध्या को उनकी एक एक बात सुनाई दे रही थी। सास की बातें सुन संध्या की आंखों में आंसू आ गए। आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए उसने कांपते हाथों से रसोई का दरवाजा खोला। बदन का हर जोड़ दर्द कर रहा था, लेकिन उसने चूल्हा जलाया, धीरे धीरे पूड़ी बनाई, आलू की सब्जी तैयार की, रायता और सलाद बनाया। और जब पापा भाई आए तो उसने दर्द में भी मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। किसी को उसकी तकलीफ का अंदाजा नहीं हुआ सिवाय संध्या के ससुर शिवशंकर जी के। उन्होंने कमला जी से बोला भी, कमला ये क्या तरीका है? तुम्हें पता है ना कि बहू की तबीयत ठीक नहीं है, उसके मायके से लोग आ रहे हैं, 2 लोगों का खाना तुमसे बनाया नहीं जा रहा। वो बेचारी बीमारी में भी उठकर खाना बना रही है। पति की बात कमला जी के लिए जैसे आग में घी का काम किया हो। तुरंत ही वो शिवशंकर जी के ऊपर की तबीयत खराब है, जरा देखिए जाकर किचन में एक से एक पकवान बन रहे हैं। कौन सा इंसान बीमारी में इतना पकवान बनाता है भाई बाप के लिए? पकवान बनाने में तो कोई बीमारी उसे दिखाई नहीं दे रही और हमारे लिए दाल रोटी बनाने में बीमार पड़ जाती है। और जब बीमार ही है तो डॉक्टर ने आराम करने को कहा है तो आराम करे ना, क्या जरूरत थी खाना बनाने की? वो लोग चाय पीकर भी तो जा सकते थे, लेकिन नहीं। देखो कैसे एक टांग पे खड़ी होकर आइटम पर आइटम बना रही है महारानी। शिवशंकर जी समझ गए थे कि कमला जी के मुंह लगना बेकार है, उनके पास हर सवाल का जवाब है। कमला जी को समझाना टेढ़ी खीर है। फिलहाल तो शिवशंकर जी के लाख चाहने पर भी कमला जी संध्या का हाथ बटाने नहीं उठी। यहाँ तक कि संध्या के पापा और भाई के आने पर भी उनसे मिलने तक नहीं आई। वो कमरे से बाहर तक नहीं निकली जब तक कि वो दोनों चले नहीं गए। संध्या को ये बात बहुत खल गई, लेकिन शिवशंकर जी लगातार संध्या के पापा के पास बैठे थे। इस बात की संध्या को तसल्ली थी। फिलहाल तो सास की हरकतों से संध्या बुरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि वो अपने ऊपर तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अपने मायके और अपने भाई बाप का अपमान शायद ही कोई लड़की बर्दाश्त कर पाए। रात को जब रवि घर आया तो संध्या ने उसे पूरी बात बताई और ये कहते हुए रो पड़ी कि रवि, मैं आगे से पापा और भैया को मना कर दूंगी कि वो मेरे यहाँ ना आए, मुझे उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती।
पापा जी ने भी माँ जी को बहुत समझाया, लेकिन माँ जी लाख बुलाने के बावजूद भी कमरे से बाहर नहीं निकली। संध्या की बात सुन रवि कमला जी के पास जाकर कहता है, माँ ये सब क्या है, क्यों करती हो आप ऐसा? आपको पता है ना कि संध्या की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा था। फिर भी आपने रवि इसके आगे कुछ और बोले कि कमला जी खुद ही बोल पड़ी। क्या आपने बेटा? हाँ क्या आपने? आ गया तू भी बीबी की बात सुनकर। तेरे पापा क्या कम थे जो तू भी आ गया उसका पक्ष लेकर? अरे जब डॉक्टर ने उसे मना किया है काम करने को तो किसने बोला काम करने को? आराम करती ना, क्या जरूरत थी खाना बनाने की? माँ की बात सुन रवि हैरानी से कहता है, माँ ये कैसी बातें कर रही हो आप? वो मेहमान है हमारे, संध्या के पापा और भाई थे, इतनी दूर से आए थे, तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि घर में आए मेहमान को चाय पानी खाना पूछे? एक तो आपने संध्या की कोई मदद नहीं की, ऊपर से ये बेकार की बकवास कर रही हो। अगर आपकी सोच यही रही तो कल को हमारे दरवाजे पर कोई भी नहीं आएगा। माँ पैसे रुपए से जिंदगी नहीं कटती, जिंदगी कटती है इज्जत से, प्यार से, सम्मान से, मान से। और अगर तुम्हारी यही अकड़ रही तो कल को एक कुत्ता भी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगा। बेटे की बात सुन कमला जी तुरंत पलट के कहती है, बेटा क्या हाथ बटाऊं मैं? तुम्हारी बीबी को तो बोलने की भी तमीज नहीं है। जरा सा बीमार क्या हुई उसके नखरे शुरू हो जाते हैं। हमारे जमाने में बहुएं बीमार होकर भी गाय भैंस तक संभालती थी, और एक ये है बस नखरे। शिव शंकर जी की ही तरह कमला जी की बात सुन रवि भी हैरान रह गया। उसे भी अच्छी तरह से समझ में आ गया कि माँ को समझाना मुश्किल है, लेकिन संध्या के दिमाग में कुछ चल रहा था। इतना तो वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि पति और ससुर के लाख समझाने पर भी कमला जी समझने वाली नहीं है। अब जो भी करना है उसे ही करना पड़ेगा। कमला जी को समझाना टेढ़ी खीर तो है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं। संध्या इतना तो समझ गई थी कि सास को सबक सिखाने के लिए उनकी तरह ही बनना पड़ेगा, उनके जैसा ही सोचना पड़ेगा। बस फिर क्या था, उसे भी बस एक मौके की तलाश थी, और आखिरकार 1 महीने के बाद वो मौका भी आ ही गया जिसका संध्या को बेसब्री से इंतजार था। एक दिन कमला जी किसी से फोन पर बातें कर रही थी। बातें करते हुए वो इतना खुश हो रही थी जैसे उन्हें कहीं का खजाना मिल गया हो। फोन रखते ही उन्होंने खुशी खुशी ऐलान किया, बहू मेरे मायके से कल मेरा भाई भाभी और भतीजी आ रही है। बढ़िया खाना बनना चाहिए कल, दही बड़े, पूरी पनीर, गुलाब जामुन, सब कुछ चाहिए मुझे। कमला जी की बात सुन संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए माँ जी, पता नहीं कैसा खाना खाते हैं आपके मायके वाले। अगर मैं खाना बनाऊं और कुछ ऊपर नीचे या कम ज्यादा हो गया तो फालतू में 4 बातें सुनने को मिलेगी। इससे अच्छा है कि अपने मायके वालों के पसंद का खाना आप ही बनाए। मेरे बस की तो बात नहीं है, मैं तो नहीं बनाऊंगी, अपना बवाल आप ही पालिए। कहते हुए संध्या अपने कमरे में जाने लगी। बहू की बातें सुन कमला जी को जैसे करंट लगा हो, गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, क्या कहा तुमने? बहू तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं हो गई हो ना? ये कैसी बदतमीजी भरी बातें कर रही हो? बात करने की भी तमीज नहीं है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? माँ जी मैंने कोई बदतमीजी वाली बातें नहीं की और ना ही कोई बकवास कर रही हूँ। मैं तो बस वही कर रही हूँ जो आपने हमसे कहा था जब मैं बीमार थी और मेरे मायके वाले आ रहे थे। बस इतना सुनते ही कमला जी ने पूरा घर सर पे उठा लिया। रवि के पापा सुनते हो, सुन लो अपनी लाडली बहू की बात। आपकी लाडली बहू ने खाना बनाने से इनकार कर दिया। मेरे मायके वाले क्या भूखे पेट लौट जाएंगे? कमला जी के बात सुन शिव शंकर जी मुस्कुरा पड़े और बोले, कमला जब तुमने उस दिन बहू को बुखार में रसोई में घसीटा था तब तो बड़ी अकड़ में थी, अब भुगतो। तुम जैसी सासों के चलते ही बहुएं विद्रोह करती है, बड़ी आई तमीज सिखाने वाली। पति की बातें सुन कमला जी की आंखें भर आई। आज पहली बार ऐसा हुआ कि बहू के साथ साथ पति ने भी धोखा दे दिया। घर में कोई भी कमला जी की बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार कमला जी ने तुरंत ऑफिस में रवि को फोन लगाया। उन्हें लगा कि अगर वो रवि को बोलेंगी तो संध्या को बोलकर सारा काम करवा देगा। जैसे ही कमला जी ने रवि को फोन लगाकर सारी बातें बताई, रवि ने भी वही जवाब दिया, माँ मैं इस घर के पचड़े से बहुत दूर रहना चाहता हूँ, मुझे ऑफिस में काम करने दो। तुम जानो, तुम्हारी बहू जाने, जैसा करोगी वैसा ही तो पाओगी ना। अब ये छोटी छोटी बातें लेकर मुझे परेशान मत करना। कहते हुए रवि ने भी फोन काट दिया। अब कमला जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। 2 घंटे
घंटे के अंदर में ही उनके भैया भाभी आने वाले थे और घर में कोई भी तैयारी नहीं हुई थी। आखिरकार कमला जी कुछ सोचते हुए अपने आप को बहुत ही शांत करके बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए एक आखिरी उम्मीद से संध्या से बोली, बहू कम से कम थोड़ी तो मदद कर दे, सास बहू के रिश्ते का कुछ तो लिहाज कर ले। कमला जी की प्यार भरी मीठी बातें सुन संध्या ने कहा, माँ जी मैं नौकरानी नहीं हूँ, इंसान हूँ। जिस दिन आपने मेरी तकलीफ को नजरअंदाज किया था उस दिन आपने ये अधिकार भी खो दिया। अब सब लोग अपने मायके की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे, चाहे सास हो चाहे बहू हो। संध्या की सीधी और टेढ़ी बातें सुन कमला जी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, बहू मेरी इज्जत का सवाल है, देख लो। सास की बात सुन संध्या ने उनके चेहरे पर बड़े ही ध्यान से देखते हुए कहा, माँ जी इज्जत उसी की होती है जो दूसरे की इज्जत करता है। आपने मुझे बीमार की हालत में भी बेइज्जत किया था, अब आपकी बारी है। संध्या का जवाब सुनकर कमला जी इतना तो समझ गई थी, चाहे कुछ भी हो जाए बहू उनकी एक नहीं सुनने वाली और टाइम भी कम है, इसलिए अभी तो मैं खाना बना लेती हूँ, शाम को फिर इस घर में फैसला हो के रहेगा। कहते हुए कमला जी किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। तभी आधे घंटे में ही उनके भैया और भाभी भी आ गए। आते ही सबसे पहले उन्हें शिवशंकर जी मिले। शिवशंकर जी उन्हें अपने पास बैठाकर बातें करने लगे और बातों ही बातों में उन्होंने घर की सारी बात बताते हुए कहा, भाई साहब आज बहू ने हाथ खड़े कर दिए हैं, आज आपकी बहन किचन में लगी है, देखते हैं कब तक खाने को मिलता है। इधर कमला जी को जैसे ही पता चला कि उनके भैया भाभी आ गए हैं, वो फटाफट चाय चढ़ाकर उसमें अदरक, चाय पत्ती, इलायची सब कुछ डालकर उनके पास आके बैठ गई और थोड़ी देर बाद ही अंदाजे से उठकर गई। अब तक तो चाय पक गई होगी। कमला जी जैसे ही चाय लेकर आई, चाय पीते ही सबका मुंह देखने लायक था। चाय तो अच्छी थी लेकिन चाय में चीनी ही नहीं थी। शायद जल्दबाजी के चक्कर में कमला जी चीनी डालना ही भूल गई थी। तो कमला जी के भाई ने कहा, कमला दीदी ये क्या बनाया है, चाय में चीनी कहाँ है? भाई मुझे शुगर नहीं है, कम से कम चीनी तो डाल देती। भाई की बात सुन शिवशंकर जी हंस पड़े तो कमला जी को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। उन्होंने बनावटी हंसते हुए बोली, अरे वो क्या है ना भैया, आज बस थोड़ा गड़बड़ हो गया, सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है, जल्दबाजी के चक्कर में लग रहा है, चीनी डालना ही भूल गई। अब इस उम्र में इतना काम कहाँ होता है, ऊपर से बहू ने भी हाथ नहीं बटाया। कमला जी की बात सुन उनके भैया ने कहा, कमला दीदी ऐसा क्या हो गया कि बहू ने हाथ नहीं बटाया, बहू तो ऐसी नहीं थी। अरे भैया तुम्हें क्या पता बहू कैसी थी, मैं रहती हूँ ना, मैं भुगत रही हूँ ना उसके साथ, मुझे पता है कि कैसी है, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई ऐसी बहू पाकर। कमला जी की बात सुन शिवशंकर जी कुछ कहने वाले थे, तभी उनके भाई ने शिवशंकर जी का हाथ दबाकर उन्हें रोकते हुए बोला, कमला दीदी गलत बहू नहीं, गलती तुमने किया है, तुमने उसकी बीमारी में जो किया है वही लौट के आया है। आज जब बात खुद के मायके वालों पे आई, खुद के इज्जत पर आ गई तो समझ में आ रहा है ना किसी की तकलीफ क्या होती है, इज्जत क्या होती है, मान सम्मान क्या होती है। दीदी तुम तो इस घर की बड़ी हो, वो तुम्हारी बेटी की उम्र की है, माना कि वो घर की बहू है लेकिन है तो इंसान ही ना। क्या उसे बीमार होने का कोई हक नहीं, क्या उसे तकलीफ नहीं होती, उसे दुख नहीं होता? वो भी तो हाड़ मांस की बनी है ना हमारी तरह। और जितना प्यार तुम अपने मायके वालों से करती हो उतना ही तो प्यार हर लड़की अपने मायके वालों से करती है, अपने भाई बाप से करती है। दीदी अब से भी संभल जाओ, अभी भी वक्त है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से जीजा जी से भी तुम्हारी नहीं बनती, तुम्हारे खुद के बेटे से तुम्हारी नहीं बहू तो खैर पराये घर से आई है। और मैं तो देख तेरा भाई हूं ना, फिर भी मुझे तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं लग रही। दीदी क्यों बुढ़ापे में बहू से दुश्मनी मोल ले रही हो? 30 दिन तो वो बेचारी सारी सेवा करती है ना, एक दिन तुम कर दोगी तो क्या हो जाएगा? कमला जी के साथ ऐसा पहली बार हुआ कि वो चुपचाप अपने भाई की सारी बातें सुनती रही। जिस तकलीफ का एहसास उन्हें शिवशंकर जी नहीं करा पाए, रवि नहीं करा पाया, संध्या भी नहीं करा पाई, उस गलती का एहसास उनके भाई ने बखूबी करा दिया था। तब जाकर कमला जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी आंखों में पहली बार पछतावा था। उन्होंने धीरे से कहा, भैया तुम शायद सही कह रहे हो, गलती मेरी है। अगर मैं उस दिन बहू को मना नहीं करती, उसके भाई बाप को खाना खिलाती होती तो शायद मुझे आज इस तरह सबके सामने बेइज्जत ना होना पड़ता।
कहते हुए कमला जी संध्या को अपने पास बुलाकर सबके सामने कहती है, बहू शायद तू सही थी, मैं तेरी हालत नहीं समझ पाई, तुम्हारी तकलीफ नहीं समझी, तुम्हारी बीमारी को नाटक बताया, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक सामने वाले पर जो बीत रही है वो खुद के ऊपर ना बीते तब तक उसके दुख दर्द समझ में नहीं आते। आज मुझे भी तुम्हारी तरह अपने मायके वालों के लिए बुरा लग रहा है। इतनी दूर से मेरा भाई आया है और खाना बनाने की आदत छूट जाने की वजह से जल्दबाजी के चक्कर में मैंने बिना चीनी की चाय पिला दी। बहू हो सके तो जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं तुम्हारी सास हूँ, माफी तो नहीं मांगूंगी, लेकिन हाँ आइंदा से तुम्हें कभी भी दुख में तकलीफ में घर का कोई भी काम करना पड़ेगा। कहते हुए कमला जी चुप हो गई। पत्नी का बदला हुआ रूप देख शिव शंकर जी मुस्कुराते हुए संध्या को देखने लगे, जैसे मन ही मन बोल रहे थे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे निकल गई ना सारी हेकड़ी। संध्या भी सबको देख मुस्कुरा पड़ी। फिर उसने कमला जी से कहा, माँ जी मुझे आपको नीचा नहीं दिखाना था, ना ही मुझे आपसे ऊपर रहना है, बस मुझे आपको एहसास कराना था कि बहू को भी दुख होता है, तकलीफ होती है, वो भी बीमार पड़ती है, और आपको अगर ये एहसास हो गया तो आप अब आराम से बैठकर अपने भैया और भाभी से बातें करिए, मुझे बस आधा घंटा दीजिए, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। कहते हुए संध्या मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। उसने अपनी सास को जो सबक सिखाना था वो सिखा चुकी थी, और आज के बाद अब अगर कभी भी संध्या को कोई भी तकलीफ होती या वो बीमार पड़ती तो कमला जी उसे ताने नहीं दवाई देती थी। तो दोस्तों आशा करती हूँ